हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर परमल की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे आईटीआई की फर्स्ट 30 एमसीक्यूज फर्स्ट लेक्चर में। सही। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछ रहा है। तो जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मैयर होती है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे। तो कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करें, जो लोअर वैल्यू है उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सही। तो वन ए में जो है एनआरवी लोअर है, बी में कॉस्ट लोअर है, सी में एनआरवी लोअर है और डी में कॉस्ट लोअर है, ई में एनआरवी लोअर है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो एनआरवी एनआरवी लोअर थी ए में, बी में कॉस्ट, सी में एनआरवी, डी में कॉस्ट, ई में एनआरवी। तो इन पांचों वैल्यू को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। सही। तो ए ऐसे हुआ। वो इसका आंसर जो है बी है। सही। तो टू क्वेश्चन है, प्रेसिडेंस कॉन्सेप्ट डज नॉट अप्लाई इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग। प्रेसिडेंस कॉन्सेप्ट किन दो में अप्लाई नहीं होता है? प्रेसिडेंस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या है? प्रेसिडेंस कॉन्सेप्ट में कहता है डू नॉट ओवर स्टेट एसेट एंड इनकम, डू नॉट अंडर स्टेट एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी। सही। तो अंडर स्टेट एसेट पे अप्लाई नहीं होगा, ओवर स्टेट लाइबिलिटी पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसका ए और डी ऑप्शन बनता है। सही। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाउ विच डिसऑनर ऑफ कस्टमर्स चेक बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो जो डिसऑनर चेक है वो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। सही। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। इन चारों में से कौन सी दो बिजनेस ट्रांजेक्शन है? A business purchased a vehicle for his private use, however he also used it for coming to the office। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। फर्नीचर फिक्सचर laying in the office were destroyed by fire। Furniture was owned by one of the partner and it was not it the use of business। तो जो इसका बी भी ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ वन ऑफ पार्टनर्स वाज पेड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस कैश। सही। तो यह बिजनेस ट्रांजेक्शन है। डी में करा था प्रोप्राइटर प्रोवाइड्स अ जनरेटर टू द ऑफिस, द जनरेटर इज प्रेजेंटली नॉट वर्किंग एंड इट वुड हैव टू बी रिपेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज। तो सी और डी जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ए और बी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। सही। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे a company purchased a machine for res 25 million having a residual value of res 2 million। The machine is being depreciated 15% using reducing balance method after 2 year। reducing balance method कह रहा है after 2 year। सही। ये लिखा हुआ है after 2 year। The company decided to change its depreciation estimate to straight-line method। The remaining useful life of machinery 5 year, residual value of 3 million। 2 year कह रहा है after reducing balance method, फिर straight-line method। तो ये भी देखते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह रहा था पहले। तो डेप्रीसिएशन इज इक्वल कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट ईयर वन। ईयर वन की डेप्रीसिएशन कैसे आएगी? 25 मिलियन का हमने रेट निकाला, 15% 3.75 मिलियन। तो नेट बुक वैल्यू 25 मिलियन को हमने लेस किया, 3.75 मिलियन है तो हमारे पास 21.25 मिलियन आ गया। डेप्रीसिएशन नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ईयर टू, 21.25 से हमने निकालेंगे 15% रेट है तो 3.18 मिलियन। फिर नेट बुक वैल्यू 21.25 मिलियन को हमने लेस किया 3.18 मिलियन से, 18.07 मिलियन आया। अभी आफ्टर 2 ईयर कह रहा था, 2 ईयर की डिप्रिसिएशन निकल गई। अभी स्ट्रैंग लाइन मेथड डिप्रिसिएशन इज इक्वल नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू हमने क्यों रखी? क्योंकि पहले हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किया 2 ईयर, अभी स्ट्रैंग लाइन मेथड। तो रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो डेप्रीसिएशन 18.07 मिलियन माइनस 3 मिलियन। 3 मिलियन कहाँ से आया? 3 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू थी और 5 ईयर थी यूजफुल लाइफ। तो हमने ऐसे 18.07 को हमने लेस किया 3 मिलियन से और डिवाइडेड बाय 5 मिलियन से। तो डेप्रीसिएशन इज इक्वल
3.014 मिलियन। नेट बुक वैल्यू 18.07 मिलियन को हमने लेस किया 3.014 मिलियन से, तो हमारे पास 15.05 मिलियन बन गया आंसर। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर बनता है ना क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ कंपोज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन चारों में से कौन से दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट नहीं है? तो इनकम रिटर्न और एडिटर रिपोर्ट ये दोनों पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ए और बी पार्ट है। सही। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है प्राइम कॉस्ट ऑल डायरेक्ट कॉस्ट को कहते हैं, ये सबको पता होगा, तो इसका ए ऑप्शन बनता है। 8 में कह रहा है द फंड ऑफ पेटी कैश बुक इज रिकॉर्डेड। पेटी कैश बुक फंड जो रिकॉर्डेड कहाँ पे होती है? तो पेटी कैश बुक और कैश बुक में दोनों में रिकॉर्ड होती है, तो 8 का जो आंसर है ना वो बी है। 9 देखते हैं। एबीसी कॉर्पोरेशन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कॉस्टिंग कॉस्टिंग प्राइस मिली हुई है एंड एक्सपेक्टेड डेट कस्टमर will not avail discount on of 2% what entry required if exception goes wrong। सही। अभी हमारे पास जो क्रेडिट क्रेडिट कॉस्टिंग मिली हुई है ना, उसका हम 2% निकालेंगे, 2% आएगा 4018। फिर 4018 को हमने लेस करेंगे यहाँ इस वैल्यू से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? ये वाली वैल्यू आएगी, कैश डेबिट होगा और सेल डेबिट, और रिसीवेबल जो है हमारे पास क्रेडिट होगा, तो इसका आंसर जो है बी बनता है। सही। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है व्हिच ऑफ दीज टू ट्रांजेक्शन वुड इंडिकेट चेंज इन इक्विटी कह रहा है। सही। डिलीवरी ट्रक बाट ऑन क्रेडिट, इसकी वजह से चेंजिंग नहीं आएगी। बोरोइंग फ्रॉम बैंक 12%, इसकी वजह से भी नहीं आएगी। सी में कह रहा है रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पर्सनल कैश टू सेव इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसकी वजह से चेंजिंग आएगी। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरवी, डी की वजह से भी चेंजिंग आएगी क्योंकि एनआरवी कह रहा है। एनआरवी हम किसको कहते हैं? नेट रिलाइजेबल वैल्यू। सही। तो 10 के जो ऑप्शन बन रहे हैं ना, सी और डी ऑप्शन बन रहे हैं, ए और बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन चारों में से कौन सी दो स्टेटमेंट करेक्ट है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ओनली, तो ये ऑप्शन गलत है। सही। बी ऑप्शन बी ऑप्शन में कह रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज फेवरेबल बैलेंस, तो इस बी ऑप्शन बनता है। कैसे? जो जो कैश बुक में डेबिट होगा वो बैंक में क्रेडिट होगा, जो बैंक में डेबिट होगा वो कैश में क्रेडिट होगा। सही। तो दो पेज स्किप करके बाद में लिखा हुआ है। सही। डी में कह रहा है सी भी नहीं बनता है। सही। डी डी बनता है। टू सर्च causes of difference debit side of cash book bank column is compared with the of बैंक स्टेटमेंट एंड वाइस वर्सा, ये बनता है। तो इसका बी और डी ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं अ कंपनी परचेज्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर रेज 25 मिलियन having a residual value of raise 3 million. The plant is depreciated using a reducing balance method 20% per annum. What would be the book value of the plant after 3 year? आफ्टर 3 ईयर कह रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो ये भी देखते हैं। इसके इसको सोल्व करने के लिए दो मेथड है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे पास कितनी है? 25 मिलियन ईयर 1। हमने रेट निकालेंगे 25 मिलियन का, 25 मिलियन का हम रेट निकालेंगे तो हमारे पास 5 मिलियन। तो कैरिंग अमाउंट हमारे पास कैसे आएगी? जो हमारे पास कॉस्ट थी, अभी जो हमारे पास रेट है उससे हम लेस करेंगे तो हमारे पास 20 मिलियन आया। अभी ये हमारी कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट सेकेंड ईयर की भी ऐसे निकालेंगे, थर्ड ईयर की भी ऐसे निकालेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 12.8 मिलियन। दूसरा मेथड कैसे है? कैलकुलेटर पे ऐसे ही पुट करो तो आंसर बन जाएगा, बट ये एन जो है ना, एन की मीनिंग है
जितनी यूजफुल लाइफ, जितने ईयर कह रहा है। अभी वहां पे 3, ये क्वेश्चन में कह रहा है 3 ईयर, तो 3 ईयर हमने पुट किया। सही, तो दो मेथड है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द फॉलोइंग डेटा पैटर्न्स टू अल्फा ट्रेड्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटर, opening balance of allowance for doubtful debts, debtor will be written off। ये वैल्यू हमें मिली हुई है। 80 policy is to maintain the allowance for doubtful debts 10% the closing balance of allowance for doubtful debts। अभी हमसे क्लोजिंग पूछ रहा है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, तो ये भी देखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमें मिला हुआ है, डेटर नीड टू राइट, सॉरी यहाँ पे जीरो देना भूल गया। अभी जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम लेस करेंगे, डेटर नीड टू राइट, डेटर नीड टू। सही, जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका हम 10% लेंगे। 10% क्यों, वहाँ क्वेश्चन में कह रहा है। सही, 10% लेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। ये देखो 10% है हमारे पास, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स पूछा तो वैल्यू आ गई, सी आंसर बनता है। 14 में कह रहा है 14 में कह रहा है लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी पूछ रहा है, तो जो 40 का जो आंसर बनेगा ना वो डी बनेगा। इट इज पेएबल विद इन 1 ईयर और द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर, तो लॉन्गर बनेगा, शॉर्टर नहीं बनेगा। सही, तो इसका डी ऑप्शन बनेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट इन चारों में से कौन सा मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ये भूलना मत, यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट मिला लिखा हुआ है, तो ये देखना मत। इसका बी आंसर कैसे बनता है, इनकम की नेचर है क्रेडिट, एक्सपेंस की नेचर है डेबिट, तो ये सी आंसर कैसे बनता है। नहीं, यहाँ पे कह रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो इसलिए हमने उस हिसाब से किया है, तो इसका आंसर जो है बी बनता है, इनकम विथ एक्सपेंस, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। सही, अभी 16 देखते हैं। Which two of the following transaction will affect the asset and liability of the business at the same time? इन चारों में से वो कौन से दो ऑप्शन है जिसकी वजह से एसेट एंड लाइबिलिटी पे इफेक्ट आएगा सेम टाइम। सही, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट यहाँ पे एसेट पे भी आ रहा है और लाइबिलिटी पे भी। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, तो बी भी बनता है इसका आंसर, सी और डी इसका आंसर नहीं बनता है, तो इसका ए और बी ऑप्शन इज करेक्ट। सही, अभी 17 17 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैल्यू इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज करेक्ट। सही, तो इसका सी आंसर बनता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुड एक्सक्लूड प्रॉफिट व्हिच हैज नॉट येट बीन अर्नड। सही, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following statements are correct? Storage cost of finished goods is not included in the cost of the inventory, तो ये ऑप्शन सही है। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन टेक्स into account the loss of capacity resulting from planned maintenance, तो इसके दोनों ऑप्शन जो है बनते हैं, दोनों ऑप्शन बनते हैं, इसका मतलब इसके सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन में सॉरी 19 में कह रहा है मिस्टर ए द ओनर ऑफ द बिजनेस विदड्रॉ कैश ऑफ रेस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अभी मिस्टर ए ओनर है बिजनेस का, उसने विड्रॉ की है, तो इफेक्ट क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट, हमें पहले ऑप्शन में ही पता चल गया इसका ए ऑप्शन है। जैसे कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, तो इसका ए ऑप्शन बनता है। सही, 19 का ए ऑप्शन बनता है। 20 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वायोलेट द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रिंग लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सही, तो इसका डी ऑप्शन बनता है 20 का।
21 में कह रहा है इट इज सॉरी इन सितंबर 2020 ABC company wrote of raise 56,000 due from a customer who had bankrupt. However, in January 2021, company received half of the amount due from that customer. How should the company account for this amount in the accounts for the year ended on December 2021? सही। तो पहले हमारे पास जो 56,000 है उसको हम हाफ करेंगे तो हमारे पास 28,000 आ जाएगा। तो 28,000 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, एज अदर इनकम ऑफ रेस 28,000। सही। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है in perpetual system which of the following entries should be made to recognize free sample give in charity। अभी charity की पूछ रहा है एंट्री पर इन परपेचुअल, तो मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। सी और डी ऑप्शन बनेगा ही नहीं क्योंकि परचेजेज है यहाँ पे, तो इसका ए ऑप्शन बनेगा। सही। बी क्यों नहीं है? क्योंकि इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट नहीं, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ए इसका ऑप्शन बनेगा 22 का। 23 में क्या कह रहा है? the following information pattern of 2xyz limited, balance as per cash book, balance as per bank statement, unpresent check। The only reconciling item left is some check banked and not credited in the bank statement. What is the total of check banked and not yet credited? तो हमारे पास जो बैलेंस एज पर कैश बुक है और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, तो इन दो वैल्यू को हम प्लस करेंगे और लेस कर देंगे अनप्रेजेंट चेक से, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन बनेगा 24। Which of the following is correctly describe a liability? तो इसका डी ऑप्शन बनेगा। सही। 24 का डी ऑप्शन बनेगा एन अमाउंट ओवर्ड बाय द बिजनेस, तो इसका डी ऑप्शन बनेगा। 25 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्रेडिट इंक्रीज, डिक्रीज लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इनकम। डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज इनकम, तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि अगर डिक्रीज इनकम लिखा होता ना तो इसका ऑप्शन करेक्ट होता। सही। डिक्रीज एक्सपेंस इंक्रीज एसेट, नहीं, डिक्रीज एसेट लिखा होता तो इसका ऑप्शन करेक्ट होता। दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन गलत है। 25 के दोनों ऑप्शन गलत है, डी इसका ऑप्शन बनेगा। 26 का टी अकाउंट बनेगा। टोटल रेंट ऑफ रेस 1,50,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अभी हमारे पास चार्ट भी बना हुआ है। What should be the rent income for the year ended 31 दिसंबर 2019? तो देखते हैं ये भी कैसे बनेगा। हमारे पास इनकम का अकाउंट बनेगा, बैलेंस बीडी लेंगे 17,000, क्रेडिट साइड वाली बैलेंस बीडी लेंगे 10,000 और कैश रिसीव्ड हुआ है। कैश रिसीव्ड हुआ है इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। अगर कैश वहां पे लिखा होता कैश पेड तो हम डेबिट साइड पे लेते। अभी बैलेंस सी डी क्रेडिट साइड वाली 13,000, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1,73,000 बन जाएगा। 1,73,000 से हम लेस करेंगे 17,000 फिर 16,000, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पीएनएल में जाएगी। यहाँ पे 16,000
कैसे पता चला, यहाँ पे 13,000 कैसे पता चला, मतलब एक डेबिट लें या क्रेडिट लें। यहाँ देखो क्वेश्चन में कह रहा है 13,000 31 दिसंबर 2019, 10,000 31 दिसंबर 2018। तो क्लोजिंग क्लोजिंग कहाँ पे जाएगी, ओपनिंग कहाँ पे जाएगी, कैश पेड कहाँ पे जाएगा, कैश रिसीव्ड कहाँ पे जाएगा, ये सब आईकेएफ की बुक में लिखी हुई है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में चैप्टर 4 में। तो वो वाला चार्ट देख लें। सही। इसका दूसरा मेथड भी है, जो हमारे पास रिसीव्ड हुई है वैल्यू उससे हम लेस करेंगे बैलेंस बी डी 70,000 पर ऐड करेंगे क्रेडिट साइड वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे 10,000 पर लेस कर देंगे एडवांस रेंट 16,000, ऐड कर लेंगे बैलेंस बी सी डी। सही। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी पी एन एल वाली। एक मतलब जो हमारे पास रिसीव्ड हुई है ना, उसको हम लेस कर देंगे क्रेडिट साइड डेबिट साइड वाली वैल्यू से, ऐड कर लेंगे क्रेडिट साइड वाली, तो हमारे पास पीएनएल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब प्राइम कॉस्ट कह रहा है, तो इसका ए ऑप्शन ही बनेगा 27 का, ऑल प्राइम कॉस्ट। 28 देखते हैं। A non-current asset was recognized on 5th January 2006 for raise 14 million and entity has its year ended at 30 October. If the rate is 70%, calculate the depreciation charge for the year ended 30 October 2010 अंडर रिड्यूसिंग प्लस मेथड। रिड्यूसिंग प्लस मेथड कह रहा है, यहाँ पे मंथ भी हमें मिले हुए हैं। 5 जनवरी ईयर एंडेड कब हो रहा है, ईयर एंडेड हो रहा है 30 अक्टूबर को। तो ये देखते हैं, ये चार्ट बनाए या वैसे करें, मैंने तो चार्ट से किया है। ईयर 1। सही। तो 55 ईयर की कह रहा था ना, तो हमारे पास जो 14 बिलियन थी कॉस्ट थी, उसको हम लेंगे 70%। सही। 0.70% का आया, कहाँ से आया, 70 को डिवाइड किया 100 से, तो हमारे पास 0.70 बन गया। सही। तो ईयर 1 की निकालेंगे। सही। जो हमारे पास 14 मिलियन को, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई ना, फिर हम इसको लेस कर देंगे 14 मिलियन से जो हमारे पास कॉस्ट थी। सही। ईयर 2 की भी ऐसे निकालेंगे, ईयर 3 की भी, ईयर 4 की भी, ईयर 5 की कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आई है ना, इसका हम लेंगे 0.70%, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देख यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 10 मंथ हमें मिले हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। यहाँ पे मैंने एरो बना के लिखा भी है, मंथ जनवरी टू अक्टूबर। सही। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड करवाया। सही। तो क्वेश्चन नंबर 28 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 29, if one asset is decrease then what will increase। एक एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज होगा, तो दूसरा एसेट इंक्रीज होगा और एक्सपेंस इंक्रीज होगा। सही। 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 तो 29 का जो ए और सी ऑप्शन बनेगा, इसका मतलब डी ऑप्शन है करेक्ट 29 का। 13, बैंक ट्रांजेक्शन नोट रिकॉर्डेड इन, बैंक ट्रांजेक्शन इन चारों में से कौन से दो ऑप्शन में रिकॉर्ड नहीं होती है। सही। तो सिंगल कॉलम में रिकॉर्ड होती है, 2 कॉलम में भी होती है, 3 कॉलम में भी होती है, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है। ये याद कर लें, सिंगल कॉलम में रिकॉर्ड होती है, 2 कॉलम में भी रिकॉर्ड होती है, 3 कॉलम में भी रिकॉर्ड होती है, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है। तो आज हमने 30 MCQ सॉल्व किए, कल इंशाल्लाह ताला 30 MCQ और सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज। जो समझ ना आए तो पूछ लेना।